सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत को 9 महीने तकरीबन गुजर चुके और 9 माह में एक ही बात सुनते आए पाकिस्तान की आवाम कि इस हुकूमत ने IMF की तरफ नहीं जाना है। IMF की तरफ जब हम जाएंगे तो अपनी शराइत पर जाएंगे। उससे पहले हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, दीगर ममालिक से बात हो रही है, वहाँ से पैकेजेस और इमदाद की सूरत में मामलात को बेहतर करने की बात हो रही है। लेकिन आपको याद होगा पिछले 3 माह से मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है। तो अब पहले ही कीमतें अगर बढ़ा दी गई हैं और जो मिनी बजट आया और उस मिनी बजट में भी सूरत हाल जो आपके सामने थी, टैक्स कलेक्शन मज़ीद इस साल में कम हुई है, खसारा बड़ा है, तो फिर उसके बाद 9 माह बाद अब IMF की तरफ ये हुकूमत भी चली गई, वज़ीर ख़जाना भी तब्दील हो गए, ख़जाना के मामलात देखने वाली टीम में भी तब्दीलियाँ आ गईं। तो क्या वजह थी अब ये हुकूमत IMF के लोगों को लाकर वज़ारत ख़जाना में बिठा दे या स्टेट बैंक में बिठा ले, और उसके बाद क्या बेहतरी की कोई उम्मीद की जा सकती है, या फिर इस मुल्क में बकौल अपोजिशन IMF से IMF ही मुज़ाकरात कर रहा है, तो IMF के मुज़ाकरात में और IMF की पॉलिसियाँ इस मुल्क में लोगों पर लगाई जाएंगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने सरकारी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हुकूमत ने गरीबों के लिए बहरहाल सब्सिडी रखी है, लेकिन जो मरात याफ्ता तबका है, जो अमीर तबका है, उसके लिए टैक्स की शरह को ज़्यादा करना और उनके लिए थोड़ा सा सख्त मामलात चल रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए बेहतर है। 300 यूनिट्स का हवाला उन्होंने दिया है कि वो बिजली कि उन पे नहीं बढ़ाई जाएगी जिनके 300 यूनिट्स होंगे। लेकिन क्या इंडस्ट्री के लिए, जो एक तरफ वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर किया जाएगा, इंडस्ट्री के लिए मज़ीद बिजली और गैस जब महंगी होगी तवाराई के ज़राए, तो क्या एक्सपोर्ट बेहतर होगी ख़ित्ते के अंदर, या फिर पाकिस्तान अब भी बांग्लादेश, श्रीलंका से या मलेशिया से अभी भी ज़्यादा रेट्स पर वो चीज़ें बना पाएगा, तो फिर कैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर होगी। आज हम इस सूरत हाल पर बात करें। IMF के बाद अब क्या पाकिस्तान में डॉलर रुक पाएगा या नहीं, क्या पाकिस्तान में अब माशी तरक्की का वाकई आगाज़ होने जा रहा है, क्योंकि हुकूमत अब 11 से 12 जून तक बजट भी ला रही है, तो क्या ये सिलसिला हो सकता है 1 महीने में बेहतरी के आसार में, या सख्ती ही सख्ती। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल फैसल अजीज़ साहब। फैसल अजीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया बेग साहब। कुछ ही देर के बाद हमें साबिक गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी आज की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले फैसल अजीज़ साहब, बहैसियत एक सहाफ़ी, बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी, बहैसियत एक टैक्स पेयर, IMF के साथ मुआहदे के बाद आपको लग रहा है कि अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, जो 9 माह में हम इंतज़ार ही करते रहें कि किसी बेहतरी के आसार हों? देखिए मुदस्सिर, सबसे अहम बात जो इस हुकूमत की रही और इस हुकूमत के कप्तान की रही, इमरान खान की, जो मुसलसल वो कहते रहे कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं झोली नहीं फैलाऊंगा, कुछ कर लूँगा, कभी नहीं जाऊंगा। तो जो लीडर है, लीडर की जो गुफ्तगू, उसकी बात, उसके नारे, उसकी तकारीर के अंदर मुसलसल ये बातें, और उसके बाद फिर IMF के पास आना और फिर अपनी टीम के ज़रिए मुज़ाकरात ना करना, IMF के लोगों को ये सामने रख के उनसे ही मुज़ाकरात करना, और इनके 8-9 माह के अंदर जो महंगाई का एक सैलाब आया है, जो सुनामी आया है, उससे पाकिस्तानी वैसे ही बेचैन थे। अब IMF की डीलिंग के बाद और जो महंगाई आनी है आम लोगों पे और ख़ास तौर पे सनतों के ऊपर, बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल होगा। डॉलर अभी 143 पर है। कोई भी बिज़नेस किस तरह से हो, किस तरह से कोई भी इंटरनेशनली बिज़नेस, कोई भी सनतकार किस तरह से बिज़नेस करे, तो कन्फ्यूजन है। अभी हेडलाइंस में हम देख रहे थे कि स्टॉक जो है वो अपनी बदतरीन सतह के ऊपर मंदी में है। तो स्टॉक को देख लें, डॉलर को देख लें, बिजनेस कम्युनिटी को देख लें, FBR का पूरा एक निज़ाम है उसको देख लीजिए, नैब किस तरह काम कर रही है, FIA किस तरह काम कर रही है। कहीं पर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसमें कहीं हम बेहतरी देख रहे हों।
इमरान खान साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि जैसे वो ख्वाहिशात जो सोच रहे हैं वैसे ही सब कुछ मुल्क में हो रहा है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं हो रहा और सिचुएशन दिन ब दिन खराबी की तरफ बढ़ रही है। सही, जो आपने बात की है कि उन्होंने कहते रहे कि IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन वो अब चले गए। बहरहाल खान साहब ये खुद कह चुके हैं कि यू टर्न जो है वो हमेशा एक बड़ा लीडर लेता है, तो उन्होंने यू टर्न इस बात पे भी ले लिया है, तो कोई मसला नहीं। वो अपने बड़े लीडर की जो तशरीह उन्होंने की हुई है माजी में, उसके मुताबिक उन्होंने यू टर्न ले लिया है। वो कह रहे हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये एक सख्त फैसले दे। बहरहाल मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने हमें जवाब, आपको बहुत शुक्रिया। IMF से मुआहिदा हो गया है, कर्ज़ की किस्त भी अब मिलने वाली है, बिजली की और गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो मुआहिदे के बाद मुआशी हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। फेडरेशन इस बारे में क्या सोच रही है? देखिए, IMF से जो अकॉर्ड हुआ है उसके जो फीचर्स सामने आए हैं वो तो बहुत ही वरीसम है, उसमें बड़ी तशवीश है बिज़नेस कम्युनिटी को, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उसको स्टडी कर रही है, क्योंकि जो चीज़ें IMF ने मुतालबा किया है और जो वो हुकूमत एग्री भी हो गई है मुआहदे में, उसमें रुपी जो है फ्री फ्लोट करने की उन्होंने बात की है, फ्री मार्केट मैकेनिज़्म के ऊपर। तो अब कोई इंटरवेंशन करके रुपये को रोक नहीं सकते जब वो गिर रहा हो, उसमें 160 रुपये भी हो सकता है, 170 रुपये भी हो सकता है, तो वो अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जो इम्पोर्ट करते हैं कि भाई हम जब हमारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, गुड्स आएंगी, तो डॉलर कितने में हमें पड़ेगा। उसके अलावा मार्कअप रेट वो कहते हैं 12% डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, और 12% बढ़ाने के बाद बैंकों के लैंडिंग रेट 15, 16%, 14% हो जाएंगे। इतने मार्कअप पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं, कोई नई सनतकारी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर 2% GDP ग्रोथ को भी कम करने की बात की। 2% GDP ग्रोथ जब आप कम करते हैं तो 3 लाख के करीब जॉब चली जाती हैं 1% में। 2% माने 6 लाख जॉब्स आपकी जा रही हैं, क्योंकि आप इकनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन कर रहे हैं, GDP ग्रोथ को कम कर रहे हैं। हम तो GDP ग्रोथ को बढ़ाने की बात करते हैं इस मुल्क की माशी तरक्की के लिए, सनती तरक्की के लिए, नई जॉब्स क्रिएशन के लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी तशवीश की बाइस हैं। उसके बाद 700 अरब रुपए का उन्होंने इजाफी टैक्स जो है वो वसूल करना है FBR ने। अब ये इजाफी टैक्स इतनी जल्दी नए टैक्स पेयर तो बनेंगे नहीं, तो ये तो एग्जिस्टिंग पर ही आपने दबाव डालना है, और दबाव डालने की मुराद या तो इंसेंटिव्स ख़त्म करेंगे, जो मराहत हैं वो ख़त्म करेंगे। बिजनेसमैन पे 700 अरब रुपये सालाने का इफेक्ट हो, 350 अरब एक साल में करना है, 350 अरब दूसरे साल में, 2 साल में 700 अरब है। इसके बाद 650 का इजाफी टैक्स वसूल करना है, 650 अरब का, वो इजाफी टैक्स भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही वसूल किया जाएगा। तो हम ये उनसे कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। हम तो बात कर रहे थे आपसे कि जब IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये फोरकास्ट की थी कि आपकी GDP कम होगी, 3% हो जाएगी, 3.25% हो जाएगी 5.5% से, तो इस बजट में वो इंसेंटिव देने थे कि जो ग्रोथ को ट्रिगर करें, जो ग्रोथ को बढ़ाएं। और आप तो IMF से एग्री कर रहे हैं कि ग्रोथ को 2% कम कर रहे हैं, तो उससे माशी सरगर्मियाँ, जॉब क्रिएशन महदूद हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें यकीनन मैं एक माशियत का स्टूडेंट की हैसियत के नाते फेडरेशन को भी है कि ये बेहतर मामला नहीं हुआ है। हमें ज़ुबैर उमर साहब ने ज्वाइन किया है, साबिक़ गवर्नर सिंध, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर उमर साहब आपके वक्त का। हुकूमत का IMF के पास अब मुआहदा हो गया है 9 माह बाद भी। आपसे पहले प्रोग्राम में बात हुई तो आपने कहा था पहले ही चले जाना चाहिए था अगर आप गए हैं, तो अब देर आयत दुरुस्त आयत नहीं कहेंगे इस अमल को? नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि उसमें एक कौम को बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ी है इस देर आयत के चक्कर में, क्योंकि जो चीज़ पहले महीने 1.5 महीने में हो जाती और अनसर्टेनिटी मार्केट्स में ना होती, और आपकी जो मोमेंटम था और आपका जो सेंटिमेंट था मार्केट में, देखिए ना PTI की हुकूमत के आने से पहले तो पॉजिटिव सेंटिमेंट था ना, बिजनेसेस चल रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही थी, लोग जॉब्स लूज नहीं कर रहे थे, गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं जा रहे थे, इन्फ्लेशन नहीं था,
ये तमाम चीज़ें जो हैं शुरू हुई हैं इस वजह से कि अनसर्टेनिटी मार्केट में लाई गई, अपने इकोनॉमी के बारे में गलत बयानी की गई, रोज़ रात को बैठ के टाके डले हैं, खजाना खाली है। तो वो जो नैरेटिव था उसने फिर वो जो प्ले किया है उस तरह से जाहिर है जो इन्वेस्टर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए, लोकल भी और फॉरेनर्स भी, तो उसके नतीजे में फिर IMF आज हुआ कल हुआ, आज हुआ कल हुआ, और फिर बहुत से हुकूमत एक्शन लेती रही जो इशारा दे रही थी कि शायद IMF के कहने पर कर रहे हैं कि जी बिजली की कीमत और गैस की कीमत और पेट्रोल की कीमत और रुपए को डिवैल्यू किया मैसिवली, डिस्काउंट रेट जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो वो जो इकोनॉमिक मिजरी थी वो तो शुरू हो गई थी। अब 9 महीने के बाद पता चला कि अभी तो और बहुत कुछ होना है। तो अभी तो हमने फिर एक आज जो स्टॉक मार्केट में रिएक्ट, वो 900 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन है, ब्लड पाथ हो गया है, ब्रिंक ऑफ डिजास्टर पर कौम आ चुकी है, इकोनॉमी आ चुकी है, और अभी बजट आना है। आप सोचें कि जून की 11 तारीख को शायद अनाउंस कर रहे हैं कि बजट आएगा, उसमें फिर वो चीजें होंगी जो अवाम को पता चलेगा कि उनके साथ हो क्या है, कि मिडिल क्लास के टैक्सेस जो एग्जेम्पशन थी वो बढ़ाए जाएंगे, कीमतें बढ़ाई जाएंगी। तो ये है, मतलब मेरा तो ख्याल है। और दूसरी बात ये है कि नेगोशिएशन भी तो आप देखें ना किसके दरमियान हो रही थी, इस तरफ भी IMF और दूसरी तरफ भी IMF टेबल पे। मतलब एक तो ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान बैठे थे उनकी खुद IMF के साथ लॉयल्टीज हैं, काम करते रहे हैं IMF वर्ल्ड बैंक में अभी कुछ अर्से पहले तक, तो वो किसका इंटरेस्ट रखेंगे। लेकिन जुबैर उमर साहब, यहाँ पर इस वक्त तो वो पाकिस्तान में बहरहाल मौजूद हैं, वो पाकिस्तानी हैं, तो इस वक्त तो लॉयल्टीज़ वो पाकिस्तान के साथ होंगी। अगर वहाँ जॉब भी करते थे IMF के साथ, इस वक्त तो पाकिस्तान के साथ ही लॉयल्टी होंगी ना। ये बहुत ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है? जी जुबैर उमर साहब, मैंने देखे, मैं अनलाइक किसी और पॉलिटिशियन की तरह मैंने ये नहीं कहा कि जी उन्होंने जानबूझ के किया। मैंने आपके सवाल से पहले ही कहा कि उन्होंने को जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन एक थिंकिंग होती है। देखें, इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। एक सोशलिस्ट तरीक़ेकार है, एक कम्युनिस्ट तरीक़ेकार है, एक बिल्कुल एक्सट्रीम कैपिटलिस्ट तरीक़ेकार है, एक IMF की प्रिस्क्रिप्शन होती है। IMF का क्यों कहते हैं कि कहीं भी हार्डली कोई ऐसी कंट्री है जहां उन्होंने उनका प्रिस्क्रिप्शन चला हो, इस वजह से कि वो बड़े हार्श होते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। ये मिलिट्री हुकूमत में तो फिर भी चलने का चांस होता है, जहाँ अवाम को जवाबदेह नहीं होते रूलर्स, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ उन कमिटमेंट्स पर आए हों, जिस तरह आप PTI की जो मैनिफेस्टो था, जो इकोनॉमिक कमिटमेंट्स थी, वो क्या हम उसको डस्टबिन में फेंक दें? उस पर हम सवाल ना पूछें? वहाँ तो वो कह रहे थे 1 करोड़ जॉब्स, यहाँ तो जॉब्स लूज होंगी। ऑलरेडी 11 लाख जॉब्स लूज हो चुके हैं पिछले 9 महीने में, और आगे जाके और लूज होंगी जैसे इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता, इवन इन नॉर्मल टाइम्स में इस प्रिस्क्रिप्शन से एग्री नहीं। बिल्कुल, ये बहरहाल ये मामला तो है कि ये एक सिचुएशन होगी। फैसल अजीज साहब, बहरहाल इसका मतलब ये है कि 11-12 जून का जो भी बजट का डेट आ रही है, और ये इस हुकूमत का कहा जाएगा बुनियादी तौर पर एक सालाना बजट पहला होगा, उससे पहले सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। तो आगे सिर्फ और सिर्फ खौफ है और तबाही है, या कुछ आसार बेहतरी के भी हैं? देखिए, हमारे दोनों माहिरीन जो हैं, मुस्लिम लीग नून के भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, इख्तियार बेग साहब ने भी, जुबैर उमर साहब ने भी, जो बातें की हैं वो फैक्ट्स के ऊपर हैं। जी अच्छा, जब आप फैक्ट्स की बातें कर रहे होते हैं, अगर फेडरेशन परेशान है और फैसले लेट किए गए, देर आए दुरुस्त वाला फार्मूला नहीं है, उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, इस सारी सिनेरियो के अंदर मार्केट क्रैश कर रही है, स्टॉक भी क्रैश कर रही है, लोग डरे हुए हैं, बिजनेसमैन डरा हुआ है, जॉब्स 11 लाख चली गई हैं और जॉब्स जाने की उम्मीद है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर वो जो फ़िलासफ़ी थी इमरान खान साहब की, वो फ़िलासफ़ी है क्या? हुकूमत फ्रंट पर आकर इस चीज़ को कौम से क्यों डिस्कस नहीं कर रही? और IMF के साथ अगर डील हो गई, और एक परसेप्शन है कि वो चलो पाकिस्तानी है लेकिन IMF के लोग हैं, और IMF वर्सेस IMF बैठकर जो है वो डील हुई है, तो ये इन्वायरमेंट कैसे ठीक होगा? कौन ठीक करेगा? इमरान खान साहब खुद बात करेंगे, उनकी काबीना के अंदर लोग हैं वो बात करेंगे, कौन लोग आएंगे जो उसको समझाएंगे कौम को कि हाँ बुरा वक्त है, आप ये वक्त निकालें, ये इतना वक्त है, और उसकी स्टेपिंग कौन बताएगा?
पॉइंट ये है कि जो क्राइसिस है वो क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। वो बात करते थे निचले तबके को मैं ऊपर लेकर आऊंगा, यहाँ निचला तबका क्या, मिडिल क्लास भी जमीन में अंदर जा रहा है। और जिसको कभी परेशानी नहीं होती थी, सनतकार परेशान है, अमीर लोग परेशान है, कोई ऐसा तबका नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में जो परेशान ना हो। और मजे की बात यह है कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है हुकूमत की जानिब से जो किसी भी तबके को साथ लेके चलने की बात करता हो और वाकई लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर बात करता हो। सही, ये बहरहाल आपकी बात अहम है कि तमाम तबकात को अगर लेकर वो बनाया जाए तो फिर और मामला, यहाँ तो मुशीर ख़जाना और ख़जाने के मामला चलाने वाले लोग अगर बाहर से आ गए तो फैसल साहब यहाँ पर सवाल फिर और ज़्यादा अहम हो जाता है। मैं बेग साहब आपसे, सर आप टैक्स की भी बात हो रही, लेकिन टैक्सों के निज़ाम को बेहतर करना और जो मरात याफ्ता तबका है या जो इस वक्त लोग हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो टैक्स लगाए बगैर भी तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ये अगर टैक्सों के निज़ाम को बेहतर ना किया गया तो फिर माशी हालात तो मज़ीद अबतर हो जाएंगे। जी बेग साहब, देखें इन्होंने 5,500 अरब रुपए का टारगेट रखा है इंदा साल, जी हाँ, आने वाले साल 2019-2020। इस वक्त 4,400 का जो टारगेट में 400 अरब रुपए तकरीबन शॉर्टफॉल है, कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मुदस्सिर में जो चीज़ तुम्हें एक अटेंशन आपके दिलवाना चाहूँगा, 2005-06 में हमारे टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन था 500 और 600 अरब जी, 2005-2006 में। पिछले साल जब हमारा क्लोजिंग हुई है तो 4,000 अरब हमारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन था। 4,000, 500-600 से 4,000। ये नए टैक्स पेयर तो बने नहीं। टैक्स तो जीडीपी रेशो वही 9-10% है। ये एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर टैक्स बढ़ा के, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के, रेग्रेसिव स्कीम के तहत, विद होल्डिंग टैक्स के ज़रिए, एडवांस टैक्स के ज़रिए, टर्नओवर टैक्स के ज़रिए, टेलीफोन के प्रीपेड कार्ड के ऊपर टैक्स वसूल करके इन्होंने ये 4,000 अरब रुपए वसूल कर लिए। लेकिन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर जो है वो मर गया। हम ये कहते हैं टैक्स बेस बढ़ाएं, नए टैक्स पेयर को टैक्स नेट में लाएं, टैक्स ले, लेकिन साथ साथ नज़र आए टैक्स टू जीडीपी रेशो 14% हुआ है, 15% भी हुआ है, ताकि पता चले। अच्छा फैसल साहब, ये टैक्स के मामलात को हमने माजी में भी देखा, मुस्लिम नून की हुकूमत में भी टैक्स बढ़ाए गए, टैक्स कलेक्शन की बेहतरी नहीं हुई, FBR के निज़ाम की बेहतरी नहीं हुई। अब भी इस साल तो बल्कि टैक्स की कलेक्शन ही बहुत कम हुई है। तो आप देख रहे हैं कि ये जब तक ये जितना बड़ा टारगेट रखा गया है और IMF ने रखा, आपको लगता है इस तक पहुंचने में भी अब कुछ संजीदगी है? FBR के नए चेयरमैन जो एजाज़ी चेयरमैन है, आपको लगता है कि ये बाकी हम अचीव कर पाएंगे? देखिए, जब आप ब्यूरोक्रेसी को डरा देते हैं, धमका देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो मैं हटा दूंगा, आप एक बार नहीं कई बार ये कहते रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से डील करने की कोशिश की है कि वो काम करने को तैयार ही नहीं है। और आप बड़े बड़े मुआहिदों के करीब आकर इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं जा सके हैं। मोहम्मद बिन सलमान का यहाँ का विजिट, इतने सारे मुआहिदात और मुआहिदात के बाद कोई चीज़ पेपर से आगे नहीं बढ़ी। इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी इमरान खान के साथ नहीं चल रही। अच्छा, अब FBR को अगर देखते हैं तो FBR के बारे में इमरान खान साहब ने एक बार ये कह दिया कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो मैं दूसरी FBR बना दूंगा। सही पॉइंट ये है कि आप जिनसे काम लेना चाहते हैं उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, किस तरह हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स इस तरह से काम करेंगे, इस तरह से चलेंगे। फिर हमारी ये मज़ा का मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हमदर्द ब्यूरोक्रेसी के लोगों को बहुत प्रमोट भी किया है। तो इमरान खान साहब के पास ये भी एक नैरेटिव है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या वो मुस्लिम लीग नून के फेवर में होती है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेवर में होती है, तो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है नहीं। तो पॉइंट ये है कि सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के पास ऑप्शन क्या है, डराने धमकाने के साथ साथ। अब ये इतना बड़ा टास्क जो दे दिया है शब्बर जैदी साहब के कंधों के ऊपर आ गया है। शब्बर जैदी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिससे लगता ये था कि FBR के ऑफिसर्स जो हैं वो किसी CEO की इजाज़त के बगैर किसी का अकाउंट बंद नहीं करेंगे और इससे बेहतरी आएगी। तो क्या कहीं पर भी बेहतरी आई है? दूसरा, जो FBR के ऑफिसर्स है वो कह रहे हैं हमारे पास यही तो एक पॉइंट था जिससे हम डराते थे, समझाते थे, डायलॉग करते थे और फिर टैक्स कलेक्शन करते थे अकाउंट फ्रीज करके। तो FBR को भी लॉस हो गया और इस साइड से भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो गेम एक अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं चल रहा है। ये भी थ्रेट रखा गया था FBR की जानिब से किसी पर भी, और खासतौर पर जो कारोबारी तबका है वो तो इस बात पे भी खौफजदा रहता था कि कोई भी जो बड़ा अफसर है वो उनके आके अकाउंट्स बंद कर देता था।
फिर लेन देन के मामला, ये भी FBR पे एक बड़ा स्टिग्मा है ना। बिल्कुल था। तो FBR किस तरह से जमा करती टैक्स? उसके पास एक हथियार था, वो हथियार ले लिया। हथियार लेने के बाद इस साइड पर क्या पॉजिटिविटी के रिजल्ट्स आ सकते हैं? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मेरे हिसाब से ब्यूरोक्रेसी से के साथ वर्किंग रिलेशनशिप उनको किस तरह लेके चलना है, सिविल सर्वेंट्स को किस तरह लेके चलना है, इस गवर्नमेंट के अंदर शायद ये सलाहियत भी उस तरह की नहीं है जो मुस्लिम लीग नून के पास या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। सही। अच्छा, जुबैर उमर साहब हमारे साथ हैं। जुबैर साहब, बिजली गैस के हवाले से जो मायदा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वो तो 300 यूनिट्स पर अब भी वो रखी गई है और उस पर भी अरबों रुपए रखा गया है, तो अब इसको फिर क्यों बार बार कहा जा रहा है कि गरीब आदमी के लिए ये मुश्किलात हो जाएंगी, गरीब आदमी के लिए मुश्किलात का भरा हुआ एक बजट होगा? देखिए, 300 यूनिट जो है ना वो पहले भी था। तो एक ये जो कुरान है हमारे, पता नहीं गलत बयानी पे क्यों काम लेते हैं, क्या पहले नहीं था 300 यूनिट्स वालों के लिए ये सब्सिडी जी पहले अवेलेबल? मसला ये है कि जब आप ऊपर और खासतौर पर इंडस्ट्री के लिए इतनी कीमतें बढ़ाएंगे, एक तरफ आप कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम कीमतें बढ़ाएंगे, अमीर तबके में तो इंडस्ट्री आएगी ना, या उसको छोड़ देंगे, या सिर्फ मिडिल क्लास को करेंगे, जॉब्स वालों को करेंगे? जाहिर है सबके लिए करेंगे ना। मिडिल क्लास भी पिस जाएंगे, इंडस्ट्री भी पिस जाएगी। इंडस्ट्री जब पिसेगी और उसको महंगी बिजली मिलेगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ेगा, कीमतें महंगी होंगी, आवाम के लिए महंगाई होगी। सो एक तो होता है डायरेक्ट पास ऑन और एक होता है इनडायरेक्ट पास ऑन। ये दिस इज एन इनडायरेक्ट पास ऑन। तो आवाम पर तो आवाम ही पर पड़ेगी, उन गरीबों पर ही पड़ेगी, उन 75% पर ही सबसे ज्यादा असर आएगा इस IMF प्रोग्राम का। और ये मैंने जो आपको बताया ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बना है। इसी तरह से मार्केट कंडीशंस डिटरमिन करेंगी रुपी डॉलर पैरिटी। तो मार्केट कंडीशंस का मतलब क्या है? स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करेगा। स्टेट बैंक इंटरवीन नहीं करेगा तो जखीरा अंदोजी भी होगी, डॉलर रुपए की कदर और गिरेगी और वो फिर फर्दर लीड करेगी इन्फ्लेशन को। और वो अगर वहां जा रहा होगा तो स्टेट बैंक क्या करेगा? पॉलिसी रेट बढ़ाएगा, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सो ये तो इट्स अ साइकिल नेगोशिएशन। इतनी हमने तो लोन लिया था, PMLN की हुकूमत ने नहीं लोन दिया था। इन्फ्लेशन क्या है पिछले 5 साल में उठा के देख लिया हमारे पूरे दौर में। हमें तो इस चीज की मार पड़ती है कि एक्सचेंज रेट आपने कंट्रोल करके रखा था। तो एक्सचेंज रेट इसलिए 3 साल तक कंट्रोल करके रखा था, 3-3.5 साल तक, क्योंकि उसका असर डायरेक्टली आवाम पर होता है अगर आप उसको कंट्रोल करके ना रखें। IMF तो चाहते ही है, लेकिन उस वक्त हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे थे, हमारी मंतक में हमने। अच्छा, मुझे जुबैर साहब यहाँ पर आपने जो पॉइंट दिया है वो कह रहे हैं एक्सचेंज रेट जो आपने रोक कर रखा हुआ था, ये आप पर तनकीद होती है कि एक्सचेंज रेट जो आपने रोक के रखा वो गैर फितरी था और उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आपके यही सवाल से हम आगाज़ करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जुबैर उमर साहब कह रहे थे कि हमने 3 साल तक जिस तरह से एक्सचेंज रेट को रोके रखा है उसको यही वजह थी कि पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए फ़ायदा हो। लेकिन जुबैर उमर साहब, जो आपने एक्सचेंज रेट रोके रखा उसको तो कहा जा रहा है कि ये गैर फितरी था और आपका ही ये किया हुआ था कि अब खमियाजा भुगता जा रहा है कि डॉलर एकदम से फ्लक्चुएट हुआ है और यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई है। हर दौर में डिफरेंट इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है और हर एक का डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन होता है। हमारी नज़र में हमें IMF प्रोग्राम में भी जाना था और हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आवाम के लिए महंगाई ना हो उनके लिए, और उसको करने के लिए 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना, एक रुपए की कदर को और दूसरा जो डिस्काउंट रेट सेंट्रल बैंक सेट करता है। आप ये दोनों चीज़ें छोड़ दें, आप देखें हशर क्या होगा। तो वो चॉइसेस होती हैं, ये नहीं होता कि इस चॉइस में जो IMF प्रिस्क्रिप्शन कह रहा है उसमें भी तो चॉइसेस होंगी और उसमें भी तो मार पड़ेगी ना। वो कहते नहीं है कि अच्छा शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए मुश्किलात आएंगी। शॉर्ट टर्म कितना तो होता है, 9 महीने से गुजर चुके हैं, अब पता चल रहा है कि अभी तो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे एक और दफा लगा दिए गए। अब इसी हुकूमत के 2 अदवार में तकसीम करना, 8 महीने को भूल जाए जो इकोनॉमिक टीम थी,
अब से वो कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक टीम आई है ये बड़ी होशियार है और ये मुल्क को ऐसे निकाले कि ये वो नया पाकिस्तान बनाएंगे, हफीज शेख साहब और पाकिर रजा साहब और ये बाकी फिरदौस आशिक अवान साहिबा और ये सारे पाकिस्तान, वो जो आइडियोलॉजी थी पीटीआई की, उसकी तकमील ये करेंगे। नहीं ज़ुबैर उमर साहब, आप ठीक है, आपकी तनकीद है, लेकिन बहरहाल ये लोग नए आए हैं, टीम तब्दील हुई है, तो अब ये टैक्स कलेक्शन भी तो बेहतर करेंगे, टैक्स के निज़ाम की तो आपको लगता है वो बेहतर करेंगे, तो आप कुछ बेहतरी की तो उम्मीद रख लेना आप भी। देखिए, एक तो बात ये है कि हमें, वही तो मैंने अभी आपके सवाल में वो मेरा जवाब जो मैंने दिया था, ये अजीब हुकूमत 9 महीने हो चुके आए थे और अब बात हो रही है कि अब से शुरू करेंगे इनिंग्स खेलना। भाई आपकी इनिंग्स एंड हो रही थी, आप दोबारा से फेल होने के बाद आप कह रहे हैं कि अब हम क्यों नहीं सोच सकते। मेरा सवाल ये क्यों नहीं है कि 9 महीने में आपने क्यों नहीं कोई रिफॉर्म किया, बताएं ना। सही भाई आप इकोनॉमिक मिजरी भी ला रहे थे और कह रहे थे कि रिफॉर्म्स का जब प्रोसेस होता है तो इकोनॉमिक मिजरी होती है, टैक्स कलेक्शन नहीं होती, टैक्स कलेक्शन भी नहीं हुई, 500 बिलियन का शॉर्टफॉल है, ग्रोथ है नहीं, स्लोएस्ट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ है पिछले 20 साल में। मतलब वो भी जूते भी खा लिए, प्याज भी खा लिए, जूते भी खा लिए और अब कह रहे हैं कि अब से शुरू करें इनिंग्स। अब से क्यों करें, हम तो 9 महीने पहले से हिसाब लेंगे। सो जो चीज आप 9 महीने में नहीं कर सके, मेरा ट्रस्ट जीरो है आप इस हुकूमत पर कि अब ये कुछ डिलीवर कर सकते हैं। कैसे डिलीवर, पहले क्यों नहीं डिलीवर किया था, पहले शब्बर जैदी को पहले दिन से क्यों नहीं दिया था, क्यों नहीं ऑफर किया था। ये दीज आर लेजिटिमेट क्वेश्चंस। अगर आप कह रहे हैं शब्बर जैदी के आने से टैक्स निज़ाम ठीक होगा, तो मुझे ये सवाल का जवाब बता दें कि आपने क्यों तैयारी नहीं की थी और आप सीटियां बजाते हुए मदहोश एक इमेच्योर लोगों की तरह आप हुकूमत ले ली आपने, और आपने कोई रीजनेबल चेंजेस नहीं किए ना आप। और सारी उम्र हम ये सुनते रहे इन्हीं के मुंह से रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, तो क्यों नहीं किए थे रिफॉर्म्स? Who stopped you from undertaking reforms? आज हमें 9 महीने के बात बताएं कि बिजली के पावर सेक्टर में आपने कौन से रिफॉर्म्स किए, क्यों आप आसान कर रहे हैं अपनी इनएफिशिएंसीज को, अपने लॉसेस को, अपनी कलेक्शन, लैक ऑफ कलेक्शन को आवाम के ऊपर। चीजें पूछ रहे थे ना पीटीआई वाले कि जी आप पहले ये बताएं कि आपने क्या किया निजाम को ठीक करने के लिए बिफोर यू इंक्रीज द प्राइसेस। तो आप बताएं हमें आपने 9 महीने में क्या किया। सर्कुलर डेट 1.1 से 1.6 ट्रिलियन हो चुके हैं। बहरहाल सवाल हैं कि अब वो तब्दीलियां और चेंजेस और नए लोग लाने के, लेकिन उन 9 महीनों का जो हिसाब है वो भी तो बहरहाल फैसल अजीज साहब वो भी तो देना है, तो वो कौन जवाब लेगा उनसे? देखिए, जवाब तो इस हुकूमत को देना पड़ेगा, क्योंकि कप्तान हमेशा ये कहते थे कि मैं टीम जो है उसको चूज़ करने में मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं ऐसी टीम बनाता हूँ जो वर्ल्ड कप जीतती है और मैं ऐसे ऐसे खिलाड़ी लेकर आता हूँ। तो ये तो उनकी स्पेशलाइजेशन थी। 22 साल तक वो यही ढंडोरा तो पीटते रहे कि मैं टीम नंबर 1 बनाऊंगा। उनकी टीम है कहाँ, उनकी टीम गई कहाँ? उनकी टीम को तो फॉलो ऑन हो गया, चलते हुए मैच में टीम फॉलो ऑन हो गया, नई टीम लेकर आ गए। ये जुबैर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका जो फलसफा था 22 साल का, जो फलसफा है तहरीक इंसाफ का, वो ये हफीज शेख साहब पूरा करेंगे या वो फिरदौस आशिक अवान साहब अब पूरा करेंगे, कौन करेगा? तो क्लियरिटी नहीं है। जब माइंड में क्लियरिटी नहीं है तो फिर आगे करेंगे किस तरह से? मेरे हिसाब से इस वक्त पीपल्स पार्टी को और मुस्लिम लीग नून को और दीगर पार्टीज को इमरान की मदद करनी चाहिए कौम के लिए। जिस तरह से नेशनल एक्शन प्लान बना था ना, इस तरह से नेशनल इकोनॉमिक प्लान के लिए ये सजेशंस दें, हेल्प आउट करें, बताएं, ताकि इमरान को कहीं से कोई आइडिया मिले, बजाय इसके कि हम इस वक्त पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहें। पार्टीज एक नेशनल इकोनॉमिक प्लान हुकूमत चाहेगी तो करेंगे ना। नहीं, आना पड़ेगा, मीडिया पे आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ताकि वो एक्सपोज हो। इस वक्त तो मामला ये है कि वो अकले कुल बने हुए हैं और ऐसे फार्मूलाज के जरिए पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को एक धूल में उन्होंने महंगाई के जो है सुनामी के अंदर धकेल दिया है और मजीद एक सुनामी के ऊपर धकेलने के लिए जा रहे हैं बजट के बाद। बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिर में इस वक्त सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का और फेडरेशन का बड़ा अहम रोल है इसमें। बेग साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक्सपोर्ट की हुकूमत कह रही थी कि हम बेहतरी जो है वो करना चाह रहे हैं, दूसरी जानिब ये जो तवानाई के ज़खायर हैं, बिजली है, गैस है, इसकी कीमतें अगर बढ़ी तो फिर तो हम खित्ते में बहुत पीछे नहीं चले जाएंगे एक्सपोर्ट पर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इन्होंने बिजली की कीमतें भी साल में 2 बार रिव्यू करेंगे 2 बार बढ़ाएंगे। 1400 अरब रुपए के सर्कुलर डेट को इन्होंने 2020 तक ख़त्म करना है बिजली की कीमतें बढ़ा के, यानी
सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जे हैं वो सार्फिन से वसूल करके उसको पे ऑफ कर रहे हैं, ये ज़्यादती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बिजली और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो पहली पैदावारी लागत आपकी ज़्यादा है। एक्सपोर्टर्स का रिफंड की कोई बात नहीं हुई है। दुनिया की कहानियाँ, दुनिया के गाने सब गा लिए गए और एक्सपोर्टर्स के 300 अरब रुपए के जो रिफंड 3 साल से रुके हुए हैं उनकी किसी ने नहीं बात की कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ श्रिंक हो रही है, कैश फ्लो जो है एक्सपोर्टर का श्रिंक हो रहा है, ये पैसे जो उनके रिफंड हैं जो आपने उनके अदा करने हैं और हर बार आप वादा करते हैं 2 महीने का 3 महीने का, ये कैसे वापस होंगे। तो ये सब चीज़ें लगता है कि सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टिव मेजर ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं मानता हूँ कि माशियत डिसिप्लिन होगी, अखराजात कंट्रोल होंगे, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो पिछले साल से जो बढ़ाने का इरादा था नहीं बढ़ेंगे, उसमें कमी लाई जाएगी और बहुत सारी चीज़ें अब सूबों पे डाली जाएंगी इस बजट में कि वो सूबे करें, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों को उसकी पावर दी गई है। अब सूबों में कैपेसिटी नहीं है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने की। सिंध ने और फिर अभी हाल ही में पंजाब ने जो रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई है उसने काम करा है। सिंध का तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मरकज़ से उनको रेवेन्यू डिसबर्स में कमी होगी तो ये तो बिल्कुल ही हाथ उठा के बैठ जाएंगे, इन्होंने करना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें सवालिया निशान है। लेकिन ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमारी मैशियत बेलगाम घोड़े की तरह हो गई थी और वो भागी जा रही थी। अखराजात बहुत ज़्यादा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बढ़ाते चले जा रहे हैं, एमएनएस को फंड्स देते चले जा रहे हैं, कर्जे लिए चले जा रहे हैं, ट्रिलियंस के कर्जे हो गए। अब गॉड फादर, वॉच डॉग जिसको कहते हैं आप, बैठा है और उसने कहा ये चीज़ें करना है तो ये 6 अरब डॉलर हम आपको देते हैं। सही। और चलिए अब देखते हैं बेग साहब कि ये 6 अरब डॉलर है वो अब उसके क्या सूरत हाल होगी। करीब 29 दिन रह गए हैं एक सालाना बजट में और उस बजट में आम आदमी के लिए क्या हो सकता है, पाकिस्तान की मईशत किस डगर पर चलेगी, ये तो अब नए मुशीर ख़जाना आकर वो अपना बजट बताएंगे कि वो क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वादा और दावा था वो उस बजट की सूरत में देखेंगे कि वो क्या होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, FPCCI के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब साबिक़ गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद थे, फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाटा में अब बाकायदा तौर पर 26वीं आइनी तरमीम बिल मंजूर हो गया है, सदर ममलिकत को भिजवा दिया गया, दस्तखत के बाद कानून हो जाएगा। अब इसमें आप समझते हैं कि एक जो वज़ीर आज़म ने तजवीज़ दी कि जो NFC अवार्ड में से एक तो हिस्सा वहाँ जाना चाहिए, दूसरा कितनी ज़रूरत है फाटा के इस इलाकों में, अब तो फाटा नहीं रहा, वो कबायली इलाकों को अब बेहतर तौर पर कौमी धारे में लाकर मामलात को बेहतर किया जाए, क्योंकि हमने बहुत नुकसान उठाया है वहाँ पर दहशतगर्दी की सूरत में। बस मेरा ख्याल है अच्छा दिन है और इसलिए अच्छा दिन है कि तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ रहीं और फाटा से मुताल्लिक़ ये बिल मंजूर हो गया और अब सीट्स बढ़ जाएंगी और डेवलपमेंट की चीज़ें होंगी। KP का हिस्सा है फाटा, तो वहाँ जो वादे किए गए थे सारी पार्टियों ने वादे किए थे। मुस्लिम लीग नून ने अपनी हुकूमत जाते जाते इसका जो है वो बिल पर दस्तखत करवा दिए थे। फिर इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही, जमात इस्लामी, तमाम की तमाम सियासी जमातें ये कहती रहीं। अब एक अच्छा फ़ैसला, अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फाटा के लोग जो दरबदर थे पूरे मुल्क के अंदर, वो अपने इलाके के अंदर अब डेवलपमेंट होती देखेंगे, सड़कें बनेंगे, सूरज का काम होगा, स्कूल, हॉस्पिटल्स, थाने, तमाम चीज़ें बनेंगी, अदालतें बनेंगी, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसके अंदर अब पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें बजट लगाकर और यहाँ पे काम होने की ज़रूरत है इस इलाके में, क्योंकि ये तकरीबन 1901 का FCR लॉ अब वो ख़त्म किया गया पिछले साल और अब यहाँ पर ये हकूक़ मिल गए हैं। तो अब सीट्स बढ़ गई हैं, इलेक्शंस हुआ करेंगे तो वहाँ के नुमाइंदे ज़्यादा आएंगे। दूसरी चीज़ जो आप टंडो आदम की कह रहे थे, टंडो मोहम्मद खान की कह रहे थे, जी जी, इमरान खान ये भी इंतज़ार कर रहे हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते में तेल निकल आएगा और मैं कौम को खुशखबरी दूंगा और ये भी होगा कि संडेक का एग्रीमेंट दोबारा कर लेंगे और रिकॉर्डिंग से गोल्ड निकल आएगा। शायद उनकी ख्वाहिशात इस पर भी है, गोल्ड निकल आएगा, तेल जो है वो निकले तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खबर है। आवाम का तेल ना निकले, मैं तो पहले का 29 दिन जो है वो मजीद इंतजार है, इस पर बात करते रहेंगे अगले आने वाले दिनों में भी कि बजट क्या सूरत इख्तियार कर सकता है। बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।